भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है या ट्रेड डील हो रही है, इस प्रोसेस में है, उसकी जब से खबर आई है तब से काफ़ी हलचल है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस तरह से अपनी सोशल मीडिया जो वेबसाइट है ट्रुथ सोशल पर पहले बयान दिया और काफ़ी खुलकर दावे किए कि किस तरह से भारत का टैरिफ वो घटा के 18% कर रहे हैं और भारत से वो बहुत सारा व्यापार करेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंडिया में आएंगी और भारत उनसे करीब अगले 5 सालों में $500 बिलियन का व्यापार करेगा। ये तमाम चीज़ें आने के बाद एक चिंता उठी, विपक्ष ने प्रतिक्रिया की, उसके बाद मंत्री जी की ओर से, पीयूष गोयल साहब की ओर से एक बयान आया। इस बीच अमेरिका में व्हाइट हाउस की जो प्रवक्ता है उनका और वहाँ के कृषि मंत्री का बयान आया, फिर जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके बयान आए। तो इससे एक आम व्यक्ति के लिए, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये समस्या खड़ी होती है कि आखिर जो भारत सरकार कह रही है कि हमने पूरा प्रोटेक्ट किया है अपने किसानों को और भारत के पास $40 बिलियन का एज रहेगा, जैसी हेडलाइंस बनी है कि $40 बिलियन का जो व्यापार है वो टैक्स फ्री होगा, उस पर टैरिफ नहीं होगा। तो इन सब बातों को समझने के लिए एक अर्थशास्त्री की ज़रूरत हमें थी और प्रोफेसर अरुण कुमार ने काफ़ी काइंडली ही हैज़ एग्रीड टू स्पीक टू मी। सर, बहुत शुक्रिया इको एंड एनर्जी टॉक से बात करने के लिए। प्रोफेसर अरुण कुमार, अभी जिस तरह के बयान आए, प्रधानमंत्री ने शुरू में सिर्फ एक ट्वीट किया और 18% टैरिफ करने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन ट्रंप और उनकी पूरी टीम जो है इस मामले में काफ़ी अपफ्रंट है। तो हम इसको कैसे देखें? क्या ये भारत के पक्ष में डील अभी लग रही है या ये कहना प्रीमेच्योर है कि अभी तो कॉन्टोर्स ही डिसाइड नहीं? कॉन्टूर्स तो उसके कुछ डिसाइड हो गए होंगे, नहीं तो अनाउंस नहीं करते, है ना। अब कॉन्टूर्स में है क्या वो अभी हमें बता नहीं रहे हैं, है ना। अमेरिका की तरफ से तो क्लियरली बता रहे हैं, है ना, कि ये है। हमारी तरफ से हम नहीं बता रहे कि हमने कहाँ कहाँ कंसीड किया है। और अगर आप देखें तो अमेरिका ने जो भी डील्स किए हैं अपने जो सबसे उनके नज़दीकी लोग थे, हाँ, जैसे जापान हो गया, जैसे EU हो गया, कनाडा हो गया, साउथ कोरिया हो गया, सब वन साइडेड डील हुए हैं। अच्छा। यानी कि सबके उन्होंने कहा कि आप जो हमें एक्सपोर्ट करेंगे हम 15% ड्यूटी लगाएंगे, हम जो आपको एक्सपोर्ट करेंगे आप उस पर 0% ड्यूटी लगाएंगे। फिर जापान को कहा कि आपको $500 बिलियन इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था में, और जो आप इन्वेस्ट करेंगे उसका 90% प्रॉफिट आपको अमेरिका में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आप बाहर नहीं ले जा सकते। और EU को कहा कि $600 बिलियन आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना, अमेरिका में। तो बिल्कुल वन साइडेड डील, बिल्कुल जैसे कि एक राजा होता है और अपने सामंतों के साथ डील करता है। तो जैसे हमने व्हाइट हाउस में भी देखा कि जो ओवल रूम है वहाँ पे किस प्रकार से जो नेता लोग गए वो ट्रंप को खुश करने में लगे हुए थे, है ना। मतलब यहाँ तक कि जो वेनेजुएला की नोबेल प्राइज़ है ना, उन्होंने अपना नोबेल प्राइज़ उनको थमा दिया। तो एक सामंतवाद जैसा व्यवहार, तो भारत को भी वो तभी डील करेंगे जब वो एक तरफा होगा, जब उनको जो चाहिए वो लेंगे। और मेरा मानना है कि कृषि का बाज़ार उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके पास जो मक्का है वो एक्स्ट्रा है, उनके पास सोयाबीन वो एक्स्ट्रा है, दूध है, चिकन का है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए वो चाहेंगे कि वो बाज़ार खुले, और इसी ने बार बार वहाँ से खबर ये आ रही है कि भारत ने ये मान लिया है कि वो अपना कृषि का बाज़ार खोलेगा। अब ये बात हो सकती है कुछ चीज़ों में हम ना खोलें, जैसे EU में हमने कहा कि हम जैसे मीट है या जैसे राइस है, ऐसी चीज़ें को नहीं खोलेंगे, पर बाकी सब्ज़ी है, बाकी फल वगैरह वो तो हम खोल ही रहे हैं। और अमेरिका से हम जैसे कि पिस्ता है, बादाम है, ये लेते हैं, उसको भी हम खोल ही रहे हैं। न्यूजीलैंड से हम एप्पल ले रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, मुझे लगता है कि कृषि में अगर पूरी तरह नहीं भी खुलेगा तो सब्सटेंशियल खुलेगा। तो इस पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले मैं एक पॉलिटिकल बात समझना चाहता हूँ, ये कि जैसा आपने कहा कि ट्रंप, जापान जो है वो अमेरिका के बाद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अमेरिका और चाइना के बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था थी और भारत के बराबर में है अभी, इतना छोटा सा, जर्मनी थोड़ा सा आगे है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को और तमाम देशों को जिस तरह से ट्रंप दबा रहे हैं, उनके लिए किस तरीके, क्या उनकी सामरिक शक्ति की वजह से ये संभव हो पा रहा है? ऐसा है कि अमेरिका ने क्या किया, ट्रंप ने बड़े क्लेवरली ना बाकी सब देशों को डिवाइड कर दिया। मतलब कि उन्होंने कहा 90 दिन में 90 डील, तो हर एक से अलग अलग डील कर रहे हैं, और हर एक को लगा कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं तो इसलिए हमें बेटर टर्म मिलेगा। वही भारत कह रहा था कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं तो हमको बेटर डील मिलेगा, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा।
EU ने भी वही सोचा, जापान ने भी यही सोचा। तो हम लोगों ने सबने अलग अलग डील उनके साथ किया है। तो उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में बेगर दाई नेबर, मतलब हमें फायदा हो जाए चाहे मुझे बगल वाले को नुकसान हो जाए, है ना। ओके। तो ये जो नीति हमने सोची कि हमको जो बेटर टर्म मिलेंगे, तो वो अपने टर्म सब से उन्होंने मनवा लिए। अगर हम सब एक साथ नेगोशिएट करते उनके साथ, तो फिर हम उसको दबा देते अमेरिका को। अब उल्टा हो गया है, क्योंकि उसने अलग अलग किया तो सबको दबा दिया है ना। चीन ही एक देश है जो खड़ा हुआ, ब्राजील एक देश जो खड़ा हुआ। ब्राजील के ऊपर भी 50% टैरिफ है, पर लूला ने कहा, उनके जो प्रेसिडेंट है, कि हम केयर नहीं करते, आप लगा दो। हाँ, चीन ने कहा कि अगर आप भारत को भी उन्होंने एडवाइस दी, चीन ने, कि अगर आप खड़े नहीं होंगे तो आपको दबाते चले जाएंगे। हाँ, ये सिंगापुर के जो फॉर्मर जी हाँ। फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा था कि ट्रम्प इज ए बुली, इफ यू डोंट स्टैंड अप टू हिम, वो आपको आर्म ट्विस्ट करेंगे। और आप ये देखिए कि जैसे इंडो यू डील हुआ, तो अमेरिका को लगा कि भाई हमको भी डील कर लेना चाहिए, नहीं तो कहीं हम ना अलग थलग पड़ जाए। तो इसलिए तुरंत उन्होंने यहाँ पे भी डील कर लिया। पर बेसिकली सारे के सारे डील जो अभी तक हुए हैं वो वन साइडेड हुए हैं। और इसीलिए मुझे खतरा लगता है कि वो कृषि में भी उन्होंने ज़रूर भारत से कंसेशंस लिए होंगे। सब चीज़ें ना हो, पर सब्सटैंशियल जो चीज़ें हैं उनमें उन्होंने बाजार का खोलने की बात कही होगी। राइट। इसमें एक बात है कि अगर जब हमारे देश में 3 कृषि कानूनों के लिए सरकार झुक सकती है, चाहे लंबे संघर्ष के बाद ही झुकी हो, तो क्या वो, और उसके राजनीतिक महत्व को समझती थी, तो क्या वो इस समय इतना बड़ा सरेंडर कर सकती है जैसा कहा जा रहा है विपक्षियों द्वारा कि सरेंडर हो गया? इसीलिए देखिए, वो क्लेवरली करेंगे। वो ये कहेंगे कि नहीं, हमने पूरा नहीं खोला, हमने तो कुछ ही चीज़ों में खोला है ना। तो ये इनके एक दलील रहेगी सरकार की, कि कुछ ही चीज़ों में खोला है, क्योंकि वहाँ पे हमें बेनिफिट मिल रहा है। वो यही दिखाएंगे कि जैसे EU के हमने कहा मीट नहीं लेंगे, हम राइस नहीं लेंगे, इस तरह की कुछ चीज़ें नहीं लेंगे, पर बाकी चीज़ें हम लेने को तैयार हैं। या जैसे न्यूजीलैंड से हम एप्पल ले रहे हैं, बाकी और तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में खोल देंगे। और ये दलील दी जाएगी कि कंज्यूमर विल बेनिफिट, कि चीज़ें जब सस्ती होंगी तो कंज्यूमर बेनिफिट होगा। पर मेरा मानना है कि पहले आदमी प्रोड्यूसर होता है, फिर कंज्यूमर होता है। अगर हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो इनकम नहीं होगी, तो कंज्यूम कैसे करेंगे? तो वी आर प्रोड्यूसर्स फर्स्ट। तो अगर किसानी में जहाँ 50% लोग जो निर्भर करते हैं किसानी में, 46% हमारा लेबर फोर्स वहाँ किसानी में काम करता है, वहाँ पे धक्का लगेगा तो बहुत बड़े लेवल पे अर्थव्यवस्था में धक्का लगेगा। और उनकी जब आमदनी गिरेगी तो फिर उससे डिमांड अर्थव्यवस्था में कम हो जाएगी, उससे हमारी ग्रोथ कम हो जाएगी। और हमने ऑलरेडी देखा कि जब कपास में तो हमने जो अगस्त सितंबर में ड्यूटी अपनी ख़त्म कर दी थी, 11% से 0% कर दी। तो कपास अमेरिका से आया तो कपास के दाम गिर गए, तो कपास के किसानों को नुकसान हो गया। और यही जब किया, उसी समय से किसानों को लग रहा है कि कहीं हम कंसेशन न दे दें। और क्यों? क्योंकि जो बिजनेस क्लास है वो चाहता है कि जब उनके लिए मार्केट खुले, तो वो प्रेशर डाल रहे हैं सरकार के ऊपर कि थोड़े कंसेशन दे दो उनको, है ना। अब बिजनेस तो हमेशा ये भी देखता है हमेशा कि एग्रीकल्चर को अपने राइवल की तरह देखता है उनको, मतलब इस तरह के हमने बयान पिछले दिनों में देखे हैं उद्योगपतियों की कि हमें एग्रीकल्चर से लोगों को बाहर निकालो, उन्हें मैन्युफैक्चरिंग में लाओ, ये लाओ। एग्रीकल्चर इज ए प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसे कहते हैं, अनगेनफुली एम्प्लॉयड हैं लोग वहाँ पर। खैर, इस बारे में कभी और चर्चा करेंगे। मैं ये पूछना चाहता था कि जो लोगों की समझ के लिए, आम लोगों की समझ के लिए, मेरे चैनल के दर्शकों की, जो सरकार ने कहा कि हमने 50%, चलो 25% बात हटा भी दें, अगर वो जो तेल से जुड़ा हुआ टैक्स था 25 से 18 किया, लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है कि भैया पहले जो टैक्स था वो 3% से ज़्यादा नहीं था, कुछ जगहों में 5% रहा होगा, तो उससे बढ़ के 18 हुआ है। तो क्या हम ये बात कहना तकनीकी रूप से सही है? हाँ। ट्रंप के आने के बाद हम 18% टैक्स दे रहे हैं, जब उससे पहले बिलो 5% था। तो ये उन्होंने सारे देशों के साथ ये किया है। अच्छा, सबके ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया है ना। जहाँ पे टैरिफ, मतलब अमेरिका में टैरिफ 2-3% ही होता था, है ना। सबको 15, 18, 19, 25 इस तरह से कर दिया। चीन पे 30% कर दिया, है ना। तो सब पे वो बना, क्योंकि वो जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा जो डेफिसिट है तो दूसरे देश हमारा फ़ायदा उठा रहे थे। चीन का बहुत उनके साथ सरप्लस है, तो अमेरिका का बहुत डेफिसिट है। तो वो कह रहे हैं कि अच्छे जो नौकरियां थी वो हमारे यहाँ से बाहर चली गई, तो हम अब वो ये वापस लाएंगे। तो वापस कैसे लाएंगे? वापस तो तभी लाएंगे जब अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेंगे। तो उन्होंने नाम दिया कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं,
पर मेरा मानना है रेसिप्रोकल नहीं है, वो प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ है ना। रेसिप्रोकल का मतलब कि अगर आप मेरे ऊपर 2% लगा रहे हैं तो मैं भी 2% लगा, या 2.5 लगा दिया। हाँ मतलब अगर वैसे हो तो हमारा जैसे कि हम 17% एवरेज में लगा रहे थे, वो हमारे ऊपर 2-2.5% लगा रहे थे, तो हम 14% का जो गैप था, पर 18 और 25 का नहीं है ना। उसी तरह पहले जैसे चीन के ऊपर 33% लगा दिया था, तो उनके बीच में 33% का गैप नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना है ये प्रोटेक्शनिस्ट है। और प्रोटेक्शनिस्ट क्यों है? क्योंकि अमेरिका में जो वेजेस हैं वो बहुत हाई हैं। अमेरिका में मिनिमम वेज 1 घंटे में $7.5 है। और बहुत सारे प्रांत वहाँ के हैं जहाँ पे $15-16 है। और खासकर जो अच्छे काम है जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, उसमें $25 से $30 है प्रति घंटा। तो यानी कि एक दिन में जो वहाँ का वर्कर कमाएगा वो भारत का वर्कर 2 महीने में कमाएगा। तो इसलिए हमारा माल सस्ता हो जाता है। चीन में वो 30 दिन में कमाएगा जो वहाँ पे एक दिन में कमा रहा है, तो इसलिए चीन का माल सस्ता हो गया। तो जो आपकी जो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी और लो टेक्नोलॉजी आइटम है वो भारत में, चीन में, मेक्सिको में ज़्यादा सस्ता प्रोड्यूस होगा। तो अगर आपको वहाँ पे जब उत्पादन करना है अमेरिका में, तो आपको हाई टैरिफ लगाना पड़ेगा। और हाई टैरिफ का मतलब है कि फिर वहाँ दाम बढ़ेंगे। तो इसलिए अमेरिकन जो कंज्यूमर है उसको असर पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर पे कर रहा है। तो इसलिए ये जो सिचुएशन है वो है हाई टैरिफ की, और उसमें मनमानी अपना वो कर रहे हैं अपने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर मेरा ये मानना है कि ये बहुत दिन तक शायद ना चल पाए, क्योंकि अब अमेरिकन कंज्यूमर को भी असर होगा। ऑलरेडी वहाँ पे जो डे टू डे चीज़ों की प्राइसेस है वो बढ़ गए हैं। और इसी ने अभी पिछले महीने कंसेशन देना पड़ा ट्रंप को कुछ जो डे टू डे आइटम्स हैं एग्रीकल्चर वगैरह के, कि उस पर जो टैरिफ ना लगाएं। तो ये वहाँ पे बड़ी कंफ्यूज स्थिति है। तो यानी आप कह रहे हैं कि जो खेल ट्रंप अभी खेल रहे हैं कि अपना माल यहाँ 0% टैरिफ में बेचें और हमारा जो है हम पे 18% टैरिफ लगाएं, वो चीज़ अमेरिका में महंगाई लाएगी। वो महंगाई लाएगी, क्योंकि 18% जो टैरिफ वहाँ पे, अच्छा हमने माल बेचा तो वहाँ पे दाम बढ़ जाएंगे। क्योंकि अभी 100 रुपये का जो है वो 102 में जा रहा था, अब 18 का मतलब वो 118 में जाएगा। कुछ हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स थोड़ा सा मार्जिन कम कर देंगे, पर इतना तो मार्जिन नहीं कम कर सकते। तो जो भी सामान वहाँ जाएगा जहाँ पे टैरिफ हाई है, तो वहाँ पे उसके दाम बढ़ जाएंगे। तो उसके दाम बढ़ने से वहाँ पे इन्फ्लेशन हो जाएगा। और इन्फ्लेशन बढ़ा है अमेरिका में पिछले दिनों में। क्या नहीं हुआ, जो हम लोगों ने सोचा था कि इसके चलते हुए वहाँ पे डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम होने से वहाँ पे स्टैग्नेशन आ जाएगा या रिसेशन आ जाएगा। स्टैग्नेशन और रिसेशन नहीं आया। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह यह है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त हो रहा है अमेरिका में। ट्रंप ने AI में $500 बिलियन डालने की बात की है। वहाँ पे सारी टेक्नोलॉजी कंपनी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो जो अपना जो चिप्स बनाने का है उस पे जो ज़बरदस्त भले ही एक बबल बन रहा है, लेकिन अभी हो रहा है इन्वेस्टमेंट। ये बाद में कह सकते हैं लोग बबल हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगा तो फिर जब रोजगार बढ़ेगा तो आमदनी बढ़ेगी। तो इसलिए वहाँ पे वो रिसेशन नहीं आया, वो स्टैग्नेशन नहीं आया, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के स्टॉक, और आप देखें स्टॉक मार्केट में जैसे अमेरिका के जैसे 60 टेक्नोलॉजी कंपनीज के मार्केट इतने बढ़ गया, उन्हीं के बढ़ रहे हैं, उन्हीं का बढ़ा है। जैसे एनवीडिया वगैरह $5 ट्रिलियन भारत की अर्थव्यवस्था से ज़्यादा जो GDP है उससे ज़्यादा उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया है ना। तो इस वजह से वहाँ पे वो नहीं आया। पर अगर ये बबल है और ये कोलैप्स किया तो एकदम ज़बरदस्त रिसेशन आ जाए, और इसका पूरा रिपल इफेक्ट सारी दुनिया पे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको अगर इस पर सीमित रखते हैं। भारत सरकार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, जब जो मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पीयूष गोयल साहब की, उन्होंने भी कहा है कि हमें कई देशों से अच्छी डील मिली है। अभी आपने खुद कहा कि ट्रंप ने बाकी लोगों के साथ भी बड़ी हार्ड बार्गेन किया है। जी हाँ। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत की के साथ जो डील है वो कुछ देशों से बेहतर है या नहीं? देखिए, हमारा 18% है, पाकिस्तान पे 19% है, या बांग्लादेश पे है ना, चाइना पे शायद 27 से 30% है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो डील है इन देशों से बेहतर है ना। लेकिन सवाल ये है कि अल्टीमेटली हम कितना एक्सपोर्ट कर पाएंगे, है ना, अमेरिका को, क्योंकि ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है पर इंपोर्ट उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर हमारा जो है डिक्लाइन हो जाएगा। और क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत नहीं है तो इसलिए हम एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। और ज़्यादा एक्सपोर्ट जो हम करेंगे उसमें हमें बहुत इनपुट कॉस्ट होगी, क्योंकि हमें मेंटेन करनी पड़ेगी वो क्वालिटी। जो इंडिया में जिस तरह का बाजार में सामान हम बेचते हैं, वो बाजार में सामान जो एक्सपोर्ट तो नहीं हो सकता उस क्वालिटी का। हाँ, सही बात है।
लेकिन अगर आप देखें तो जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हम कहाँ पिछड़ जाते हैं, हम एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पाते जी। जैसे कि हमारे और ट्रेड डील हुए जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, तो उनका एक्सपोर्ट हम पे बढ़ गया, हमारा एक्सपोर्ट उतना नहीं बढ़ा, हमारा डेफिसिट बढ़ गया, है ना। तो हमें ट्रेड डील में देखना है कि कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कितना इंपोर्ट बढ़ेगा। जब हम वहाँ पे जो टैरिफ को ड्रॉप कर रहे हैं और ज़ीरो हो रहा है, तो उनका जो हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो उससे हमारी जो वो इंडस्ट्रीज़ है उन पर धक्का लगेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि जैसे कृषि है, अगर कृषि में वो आते हैं कई सेक्टर्स में, हो सकता है सारे सेक्टर्स में ना आए, तो वहाँ पे हमारे जो दाम गिरेंगे तो किसानों की आमदनी कम हो जाएगी, वहाँ पे वर्कर्स की वेजेस को स्क्वीज़ किया जाएगा, तो जो मास डिमांड है जो किसानी से और जो वर्कर्स से आती है वो कम हो जाएगी। उसी तरह जैसे कि हमारे और सेक्टर्स हैं, जैसे कि हम क्यों जल्दबाजी में लेबर बिल्स लाए, है ना, क्यों हमने रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को चेंज किया, क्योंकि हम ट्रेड यूनियंस को वीकन कर रहे हैं, है ना। तो जो 4 लेबर कोड हैं उनका मुद्दा ये है कि आपके ट्रेड यूनियंस को वीकन कर दो, जिससे वर्कर बार्गेन ना कर पाए, तो हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो मैंने एक लेख लिखा था, उसमें दिखाया कि ये दोनों चीज़ें जो की गई, ये जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को रिप्लेस किया गया VBG रामजी बिल से, तो वो रूरल वेजेस को गिराने के लिए, और जो 4 लेबर कोड लाए गए वो वर्कर्स जो नॉन एग्रीकल्चर में उनकी वेजेस को गिराने के लिए, ट्रेड यूनियंस को कमज़ोर करने के लिए। तो अगर ये होता है तो वर्कर्स की डिमांड कम हो जाएगी, फिर हमारे जो एग्रीकल्चरिस्ट की डिमांड कम हो जाएगी, तो हम ये ट्रेड डील कर भी ले, पर इंटरनल मार्केट हमारा जब गिरेगा तो फिर हमारा रेट ऑफ ग्रोथ कम हो जाएगा। आपका एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, पर ओवरऑल डिमांड जब कम होगी तो आपकी इंडस्ट्री, आपकी इकोनॉमी में गिरावट आ जाएगी, है ना। तो इसलिए हमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को देखना पड़ता है कि वो उसमें क्या हो रहा है, और फिर हमारे जो वर्कर्स की वेजेस, जो हमारा असंगठित क्षेत्र है उसकी वेजेस का क्या हो रहा है, तब हमें पता लगेगा कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं बेनिफिशियल है। राइट। तो एक बात इसमें ये समझने की थी कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं सर, बहुत साधारण सा, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जनरल नॉलेज के लिए लोगों की, जो आपके हिसाब से लगता है कि जिनको प्रोटेक्ट करना एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इज़ इट पोल्ट्री, इज़ इट मिल्क, या कौन सा क्षेत्र है जिसको लगता है सबसे ज़्यादा सरकार अगर करेगी तो सोचेगी इसको तो कम से कम बचा लें? अब देखिए, मतलब मेरा तो ये मतलब एक समझ है आपकी जो भी है, उसमें इधर उधर हो सकता है। मेरा मानना है कि हमें अपने कृषि को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए, है ना? कृषि के अंदर ही। हाँ, कृषि को इसलिए प्रोटेक्ट करना चाहिए कि हमारा जो किसान है वो छोटा किसान है जी। 85% जो किसान है वो 5 एकड़ से कम जोतते हैं। बहुत सारे जो हैं वो आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ जोतते हैं, ना जी। और उनकी हालत बहुत ख़राब है, उनकी आमदनी साल की 1 लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए की है ना। और जो अमेरिकन किसान है उसको $25,000 की सब्सिडी मिलती है एवरेज में, जो मैंने सुना है, मतलब कि 22.5 लाख रुपए तो उनको सब्सिडी मिल जाती है। और फिर बाकी उनकी आमदनी है तो आधा करोड़ कमा लेते होंगे, है ना। हमारे यहाँ जो आधा करोड़ वाला है और यहाँ पे सवा लाख, 1.5 लाख वाला है, तो कोई कंपटीशन नहीं है। उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास कैपिटल है ना। वहाँ पे जो 250 एकड़ का फार्म होगा उसमें 2-3 लोग काम करेंगे, हमारा 1 एकड़ का फार्म पे पूरा परिवार 4 लोगों का काम करेगा, है ना। तो इसलिए प्रोडक्टिविटी उसकी ज़्यादा है। तो हमें जब तक हम टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप करते तब तक छोटे फार्म्स वायबल नहीं होंगे। तो इसलिए हमें प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। तो इसलिए मेरा मानना है कि सारे क्षेत्रों में कृषि को प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने कुछ सेक्टर्स खोल दिए और कुछ, अब जैसे एप्पल है, एप्पल आपने खोला तो सारे हिमाचल के और कश्मीर के जो एप्पल ग्रोअर्स थे सब परेशानी में, अभी से कहने लगे नहीं वो, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए आपने खोल दिया था, वहाँ से ऑलरेडी उसका असर पड़ रहा था। हालांकि न्यूजीलैंड का एप्पल महंगा होता है, पर हमारे एप्पल ग्रोअर्स के उसका असर पड़ने लगा था, है ना। हम पिस्ता और बादाम वहाँ से लेते हैं, तो जो हमारे यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स वाले हैं उनके दाम पे असर पड़ेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमको सारा एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर उस लेवल का नहीं है जैसे कि एडवांस कंट्रीज में है। अच्छा, अमेरिका में 1% लोग ही किसानी में हैं, तो आप 1% लोगों को सब्सिडी दे सकते हैं। हमारे यहाँ 50% निर्भर करते हैं, आप 50% को उतनी सब्सिडी नहीं दे सकते। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम उनसे कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कृषि बिल्कुल अलग तरह का है, उनका कृषि बिल्कुल अलग तरह का है।
वहाँ पे 1% जो लोग हैं वो जो उसमें है ना। तो EU हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया वगैरह। मैंने सुना न्यूजीलैंड में जैसे कि 2,500 एकड़ का भी फार्म होता है, अमेरिका में आपका 10,000 एकड़ का भी फार्म होता है ना, बिल्कुल कॉर्पोरेट फार्मिंग होती है उसमें, है ना। राइट। तो इसलिए हमारे जैसे आपने कहा ना कि कौन से क्षेत्र, मुझे लगता है कि हमें सारा जो कृषि है उसको गोलबंदी करके प्रोटेक्ट करना चाहिए। और उसकी समस्या क्या है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है जिससे कि ये वायबल हो। और दूसरा, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फार्मिंग में अभी जितने लोग हैं उनके चलते हुए आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ का जो फार्म है वो ज़्यादा आमदनी नहीं जनरेट कर सकता। तो वहाँ पे जो परिवार में अगर 2 लोगों को बाहर काम मिलता है, 2 लोग कृषि में हैं, तो वो वायबल हो जाएगा। तो इसलिए हमें एक स्ट्रैटेजी बना के कि R&D और R&D का जो हम एक्सटेंशन वो फार्म तक ले जाएं। जो पहले एक्सटेंशन सर्विसेज होती थी वो करीब करीब ख़त्म हो गई, तो ये टेक्नोलॉजी फार्म तक पहुंचती नहीं है। और फिर क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप, क्योंकि अब जब क्लाइमेट चेंज बहुत हो रहा है उससे हमारे छोटे किसानों को असर पड़ रहा है। कभी पानी बारिश ज़्यादा हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी या गर्मी ज़्यादा पड़ जाती है। तो हम नए क्रॉप्स और वो फिर फार्म तक ले जाएं। तो एक बहुत सारी चीज़ें करनी है जो स्ट्रेटेजिकली हमें अगले 10 साल के लिए सोचनी है। और अब AI आ रहा है, तो AI के चलते तो बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ेगी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें सोचते हुए तब हमें ट्रेड डील में करना चाहिए। मैं एक 2 सवाल आपसे और पूछना चाहता था। पहला सवाल तो हमारा ये है कि जो एनर्जी के बारे में बात की और ये कहा कि जो तेल हम खरीद रहे हैं रूस से, वो तेल के लिए बहुत उनके क्लियर बयान आए हैं कि रूस से भारत नहीं खरीदेगा। हाँ। आज एक इंटरेस्टिंग बात थी कि रशिया ने ये कहा है कि हमें इस तरह का कोई इंटीमेशन इंडियन इंपोर्टर की ओर से नहीं है। इसको हम कैसे देखें, क्योंकि तेल ये तो एक एडिशन, जैसे आपने क्लाइमेट चेंज की बात की, क्लाइमेट चेंज से किसान मर रहा है, फिर आपने उस पर टैरिफ भी लगा दिया, फिर महंगा तेल भी वो खरीदेगा, तो ये भी एक समस्या है। तो अभी तेल को लेकर भी आपको लगता है क्या फाइनल डील आपको लग रहा है ऐसा है? अभी मैं दर्शकों को बता दूं कि हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं करीब 2:30 बजे बुधवार को ये प्रोग्राम, तब तक कोई ऐसा क्लैरिटी सरकार की ओर से भी तेल को लेकर नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। नहीं, पर ऐसा है कि हमने धीरे धीरे रूस से तेल कम करना कर दिया है। अच्छा। लेना कम तो हो ही रहा है। कम तो हो ही रहा है। और अब जो जितना है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और जगह से तेल लेके, वो तो हम कर ही सकते हैं ना। राइट। और उसमें क्योंकि आज इंटरनेशनल प्राइस और रशियन प्राइस में जब तेल के दाम में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, है ना। और जो हम अगर जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स का एक्सपोर्ट अमेरिका की तरफ हमारा बढ़ता है तो उसको कॉम्पेंसेट कर देगा। तो हम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इकोनॉमिक नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रेटेजिक है। क्योंकि हम रूस के ऊपर निर्भर हुए हैं स्ट्रेटेजिकली, है ना। और वो हमारा स्टेबल पार्टनर रहा है जो हमारी मुश्किलात रिकॉर्ड है हमारे साथ खड़े होने मुश्किलात में समय, जबकि ट्रम्प बहुत ही अनसर्टेन है, जबकि वो तो हमारे दुश्मनों के साथ ज्यादा रहे अमेरिका का मतलब, मेरे कहने का मतलब कि उन देशों के साथ जो हमारे साथ हॉस्टाइल हैं उनके साथ उनका और वो बड़े अनसर्टेन है, कभी कुछ भी कर देते हैं। तो इसलिए हमें एक स्टेबल अलाई को नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर हम सिग्नल देते हैं कि अब हम रूस से कम करके अमेरिका की तरफ जाएंगे तो रूस भी हमें ट्रस्ट नहीं करेगा। और ये ऑलरेडी हो चुका था 5 साल पहले, अगर आपने देखा तो ब्रिक्स के अंदर हमें ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये तो उनका अमेरिकन मोल है। तो वो ट्रस्ट खत्म हो गया, चीन का, रूस का हमारी तरफ, है ना। तो ये जो ट्रस्ट है इसको बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में अगर ट्रस्ट नहीं होता। अच्छा, अब हम डिफेंस में अभी भी 40% हमारा इक्विपमेंट वहाँ का है। तो जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हो गई, S-400 मिसाइल हो गई, आपका सुखोई एयरक्राफ्ट हो गया, तो ये तो बड़े क्रिटिकल चीज़ें हैं। इनके मेंटेनेंस के लिए भी आपको बार बार उनसे बात पूरा, है ना, उनके मेंटेनेंस, उनके जो क्रिटिकल पार्ट्स सब वहीं से आते हैं। तो अगर वो हमें स्क्वीज करने लगे तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसको हम आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर हम राफेल भी और लें या अमेरिका से और इक्विपमेंट लें उसमें भी सालों लगते हैं। तो इसलिए हमारी हालत ख़राब हो जाएगी अभी। तो इसलिए रूस के साथ हमें स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप का सोचना चाहिए। अब ये है कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए वहाँ से इक्विपमेंट ले रहे हैं, अमेरिका से इक्विपमेंट ले रहे हैं, और चीन से हमारा $102 बिलियन का डेफिसिट है। वो हाई टेक्नोलॉजी आइटम भी दे रहे हैं, लो टेक्नोलॉजी आइटम भी दे रहे हैं। वो पतंग का मांझा भी देते हैं, दिवाली की लाइट भी देते हैं, गणेश की मूर्ति भी करते हैं, और फिर हाई टेक्नोलॉजी में API फॉर फार्मास्यूटिकल्स भी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी हैं, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स भी हैं, और बहुत सारी हमारी फैक्ट्रीज में उनका इक्विपमेंट है। तो उनकी हमारी फैक्ट्रीज तभी चल पाती हैं जब उनके इंजीनियर आके उन जब मशीनों पे काम करते हैं। तो जब ये हुआ गालवान के बाद हमने वीज़ा देना बंद कर दिया।
तो हमारे बिजनेसमैन प्रेशर डाल रहे थे सरकार के ऊपर कि आप वीज़ा दीजिए, नहीं तो हमारी फैक्ट्री ठीक से नहीं चल पा रही है। क्योंकि मैं एनर्जी कवर करता हूँ और आप भी इस बात को जानते होंगे, ये बात तब भी आई थी जब सोलर पैनल्स को लेकर ये कोविड के टाइम पे कि उनको कहना पड़ा एमएसएमई सेक्टर के लोगों को कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर हमें सस्ते नहीं मिलेगा सामान सोलर पैनल तो फिर बहुत मुश्किल होगी। बहुत लंबी बहस हो सकती है, बस दो छोटे छोटे सवाल, क्योंकि चाइना का जिक्र आ गया। तो चाइना इस समय एक फोर्स की तरह जितना भी है खड़ा है, क्या ऐसा कहा जा सकता है? और थोड़ा समझा दीजिए कि वो क्यों, किस ताकत पर वो खड़े हो पा रहे हैं। उनकी ताकत है टेक्नोलॉजी। वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बने, वो R&D पे ज़बरदस्त खर्च कर रहे हैं, वो एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं जिससे कि वो R&D डेवलप कर पाएँ, और क्रिटिकल चीज़ों में वो आगे हैं। तो इसलिए हम वहाँ आगे नहीं हैं, तो इसलिए हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको अमेरिका या EU सब्स्टिट्यूट कर सकता है दूसरे से। अगर हम अप्रैल बना के दे रहे हैं, अगर हम जो जेम्स एंड ज्वेलरी वगैरह दे रहे हैं, वो कहीं और से भी आ सकता है ना। पर जो चीन कर रहा है, जैसे रेयर अर्थ के मैग्नेट्स हैं और जो उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वगैरह हैं, इसीलिए अमेरिका ने उनके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे ड्यूटी नहीं लगाई। और अमेरिका ने हमारे भी जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है उस पर ड्यूटी नहीं है, क्योंकि वो अभी अमेरिका में बनने में टाइम लगेगा, है ना। तो चीन का जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है ना, उसको एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, क्योंकि वो दुनिया में सब जगह छा गया है और वो सस्ता EVs है ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वगैरह, वो भी इतनी सस्ती प्रोवाइड कर रहा है। यूरोप भी परेशान है ना। अमेरिका तो उस पर ज़बरदस्त ड्यूटी लगा रहा है जिससे कि चाइनीज़ EV ना आ पाए। तो वो जो R&D में जो आगे होगा आज दुनिया में, वही सबसे आगे निकलेगा। और क्योंकि वो 3% GDP का खर्च करते हैं R&D पे, हम 0.6% करते हैं, वो हमसे 5 गुना ज़्यादा कर रहे हैं, और उनकी अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुनी बड़ी है, तो वैसे ही बढ़ जाता है। तो 22 गुना ज़्यादा वो R&D में खर्च कर रहे हैं, और अमेरिका 100 गुना हमसे ज़्यादा खर्च कर रहा है। इसीलिए ये दोनों देश आगे हैं, क्योंकि यही टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं, इन्हीं का वर्चस्व सब जगह है, इन्हीं का जो दबदबा सब जगह है। तो हमको भी R&D में करना है, उसके लिए हमें एजुकेशन में करना है, उसके लिए हमें हायर एजुकेशन में करना है, और हम हायर एजुकेशन को डेसिमेट कर रहे हैं। जो हमारी अच्छी यूनिवर्सिटी है उन्हीं को हमने ख़त्म कर दिया। R&D के एनवायरनमेंट तभी होता है जब आप लिबरल होंगे। आप मतलब जैसे कहा जाता है ना कि 100 एक्सपेरिमेंट फेल करते हैं तो एक सक्सेसफुल होता है। आप फेलियर से सीखते हैं। हमारे यहाँ वो फेलियर अलाउड नहीं होता कि हम बड़े फ्यूडल हैं, है ना। हमारे यहाँ फ्यूडलिज्म कूट कूट के भरा हुआ है। तो इसलिए हमें अपना जो R&D का एनवायरनमेंट बदलना पड़ेगा। वो आसानी से नहीं होता है, उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। और अगर हम सिर्फ कहते रहेंगे कि हम तो डीकॉलोनाइजिंग द इंडियन माइंड है ना, तो हम अपने पर एक तरह से पास्ट में बहुत जी रहे हैं, हमने बहुत कुछ किया था, लेकिन अभी हम देख नहीं रहे हैं कि साथ वाले क्या कर रहे हैं। बल्कि मैं एक बात यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, और मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर आंकड़ों में मैं गलत हूँ थोड़ा सा, कि चाइना तो दुनिया के एक बहुत बड़े प्रोपोर्शन का मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑफशोर जगह भी है। मतलब उनके इमिशन इसलिए भी बहुत ज्यादा है। ग्लोबल वार्मिंग की वक्त बात होती है कि वो कहते हैं भैया हम तो तुम्हारा सामान हम बना रहे हैं तो हमारे इमिशन तो होंगे ही होंगे, आप हमको कैसे कह सकते हो हम इमिशन ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड हैज आउटसोर्स्ड लॉट ऑफ थिंग्स। जी हाँ। जो पोल्यूटिंग चीजें हैं वो डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में आ गई। तो जैसे हॉस्पिटल वेस्ट रिसाइकलिंग है, लेड एसिड वेस्ट रिसाइकलिंग है, शिप रिसाइकलिंग है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रिसाइकलिंग। तो उन्होंने अपना पर्यावरण ठीक कर लिया और हमारा पर्यावरण जो हमारा जो प्रदूषित हो गया, है ना। तो ये भी एक सही बात है कि जब वो भारत और चीन जो आज दुनिया में सप्लाई कर रहा है वो डर्टी जो प्रोडक्शन को सप्लाई कर रहा है ना। बट फिर भी आप देखेंगे चीन ने अपना जो बीजिंग को साफ कर लिया, जो 10 साल पहले उनकी हालत जैसे दिल्ली की थी, उन्होंने अपनी FGD टेक्नोलॉजी लगा के अपने पावर प्लांट्स को जो है सल्फर वो अच्छा, उनकी नदियां साफ हो गई। जैसे मैं शंघाई गया 2008 में, उन्होंने दिखाया कि उससे 10 साल पहले कितनी गंदगी थी और अब एकदम पीने लायक साफ पानी कर दिया। हमारी तो सारी नदियां गंदी हो गई हैं, गंगा है, यमुना है, सभी, क्योंकि हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाते ही नहीं, क्योंकि पानी को साफ करके नदी में भेजेंगे तो नदी कभी गंदी नहीं होगी। वो स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं, हम स्ट्रेटेजिक थिंकर नहीं है। हम आगे 20 साल का नहीं सोच रहे, हमारी पॉलिटिक्स जैसी, हम 2 साल का नहीं सोच रहे, 1 साल का नहीं सोच रहे। तो लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट्री पार्टी में कल माला पहनाई गई और उनका स्वागत किया गया, दैट वाज आल्सो बिट टू मच। क्योंकि ऐसा तो नहीं है, मतलब क्योंकि ट्रंप के साथ जो भी हुआ है वो पहले से तो अब इंडिया की स्थिति खराब हुई है। बिल्कुल। तो हमको एक काम लीडर को तो सोचना चाहिए उस बारे में, उसको सेलिब्रेट इस तरह से करने का मतलब है कि आप उसको पॉलिटिकली ही यूज कर रहे हैं। ऐसे देखिए, ऑथोरिटेरियनिज्म है आज देश में ना। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देखें तो नेता ही होता है और बाकी सब तो ऐसे ही होता है ना, सब सर्विएंट है ना। तो हमारा समाज बहुत फ्यूडल है। फ्यूडल समाज में एक ही ऊपर होता है, बाकी सब तो फॉलोअर होते हैं।
तो इसलिए वाहवाही होगी। फ्यूडली और सबमिसिव भी हैं हम लोग, कि मतलब हम लोग पसंद भी करते हैं व्यक्ति पूजा। फ्यूडलिज्म में भी सबमिसिवनेस आ जाती है ना, क्योंकि फ्यूडलिज्म का मतलब है कि जो लैंडलॉर्ड कह रहा है वो सब मानेंगे, है ना। तो जो ऊपर में शीर्ष नेता है, सभी पार्टीज में देख लीजिए, जो ऊपर का शीर्ष नेता है जो वो चाहता है वही बाकी सब करते हैं। तो डेमोक्रेसी नहीं है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में ना। तो ये पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं होगी तो सब मानेंगे ही बात, क्योंकि अगर नहीं तो उनको बाहर कर दिया जाएगा, है ना। और हमारा ऑपोजिशन तो घबरा गया है, क्योंकि उनको जो कभी ईडी की रेड, कभी आईटी की रेड, कभी उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, तो जो ऑपोजिशन भी है वो भी जो दब गया है। तो इसलिए वो उतनी तेजी से बात नहीं उठा पाता, सड़क पे नहीं जा पाता। आप देखेंगे 2014 के पहले बीजेपी सड़क पे होती थी, 2012 में, 13 में, 11 में, हर मुद्दे पे वो, लेकिन आज कहाँ सड़क पे जो इतना आ रहे हैं ऑपोजिशन वाले। और इसका असर जो है किसानों को, छोटे मैन्युफैक्चरर्स को, सबको इसकी कीमत झेलनी पड़ेगी। आखिरी शब्द इस इंटरव्यू को खत्म करने से पहले सर, कि अभी यहाँ से क्या है, क्या ट्रंप जैसे कहा जा रहा है, अब जब वहाँ पर फिर इलेक्शन होने वाले हैं, जो इंटरमीडिएट उनके इलेक्शन होते हैं मिड टर्म, वो उसमें उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इफ ट्रंप गोज डाउन, द ग्राफ गोज डाउन, इज इट अ पॉसिबिलिटी दैट चीज़ें, या ये इरिवर्सिबल है जो हो रहा है, इसको ठीक किया जा सकता है निजाम के बदलने नहीं, मुझे लगता है कि एक परमानेंट चीज़ हो रही है, क्योंकि ट्रंप सारी दुनिया में राइट विंग को सपोर्ट कर रहे हैं। वो चाहे इटली में हो, चाहे जर्मनी में हो, चाहे ब्रिटेन में हो, चाहे फ्रांस में हो, आप देखिए राइट विंग बढ़ रहा है ना। वो जगह जगह पे, जैसे कि लैटिन अमेरिका में भी है ना, वहाँ पे भी राइट विंग उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया में सब जगह एक राइट विंग को आगे बढ़ाया जा रहा है। और राइट विंग में होता क्या है कि सेल्फ सेंटर्ड होता है ना, कि कलेक्टिव। एक फ़र्क जो है ना, कि कलेक्टिवली आप क्या करना चाहते हैं, सबका भला और अपना भला। तो अभी मल्टीलैटरलिज्म से बायलैटरलिज्म हो गया है, और वो इतनी आसानी से अब जाएगा नहीं। तो अमेरिका में अगर प्रेसिडेंट बदला भी, तो वो भी एक राइट विंग का ही आएगा। और वो अमेरिका में जो नई निजाम आती है वो भी एक हद तक ही कुछ भला कर सकती है, क्योंकि वो क्यों मौका देंगे जनता को ये कहने का कि जो उन्होंने अच्छा किया था इन्होंने फिर दे हैव फ्रिटर्ड इट अवे। अब आप देखिए चीन के साथ ही बाइडेन ने ऑलरेडी जो अपने कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर वाले थे चीन से निकाल लिए थे, उनको एडवांस चिप देना बंद कर दिया था। तो चीन इज सीन, है ना, कि ए बिग राइवल ऑफ अमेरिका, कि कहीं वो आगे ना निकल जाए। और एआई की रेस में ये बहुत मैटर करेगा। जो सबसे आगे होगा एआई की रेस में ना, वो सारी दुनिया पे राज करेगा। तो आने वाला खतरा बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि कोई बहुत लंबा नहीं, अगले 1-2 साल में जो एआई है, अगर एजेंटिक एआई आ जाता है तो उससे वो देश बहुत आगे निकल जाएगा। जो देश क्वांटम कंप्यूटिंग में आगे निकल गया, वो डोमिनेट कर जाएगा सारी दुनिया पे। तो इसलिए बहुत बड़े खतरे सामने आ रहे हैं। इसलिए हम ये सोचें कि ये ट्रंप के जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा मानना है कि एक्चुअली में खतरे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जैसा प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है समझने की, वो ये कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हैं वो चीज़ों को पूरी तरह से पैराडाइम चेंज कर रहे हैं। और अब लड़ाई जो है ज़मीन पर नहीं होती, थल सेना लड़ रही है, ऐसा नहीं है, सब कुछ हवा में लड़ाई हो रही है, और बहुत हाई टेक्नोलॉजिकल उसमें हो रही है। उसमें एयर डिफेंस सिस्टम जो है भारत का कैसा है, ये बहुत मैटर करेगा, और बहुत सारी बातें। अभी फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। इसे करने का उद्देश्य ये था कि एक अर्थशास्त्री की नज़रों से, जिनको समझ है इन चीज़ों की, हम बता सकें कि ये डील अभी इसके हमारे पास बारीकियां हमारे सामने नहीं है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उससे हमने चीज़ों को समझने की कोशिश की। अब आगे भारत कैसे करता है, उसमें 2-3 बातें डॉक्टर साहब ने बिल्कुल साफ कही, जिन्हें मैं रिपीट करना चाहूँगा कि भारत की अपनी स्ट्रेंथ ये डिसाइड करेगी कि वो आगे कैसे डील करेगा। भारत ये उम्मीद नहीं कर सकता कि कोई इसकी मदद के लिए आए, और उसे बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और लगा कि इसमें कुछ काम की बात है, तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे तो हमारी ताकत बढ़ती है, क्योंकि जब आप इसे ज्वाइन करते हैं तो फिर आप इस फैमिली का मेंबर बनते हैं। सर, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार।